संविधान मान स्तंभ की स्थापना के कार्यक्रम में आए हुए सभी मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये आज संविधान मान स्तंभ जो समाजवादी पार्टी में स्थापित किया गया है, हमारी समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यालय होंगे और महानगर के कार्यालय में भी इसी तरह का आयोजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता मिलकर के करेंगे। और हमें उम्मीद है कि जिन बातों को लेकर के पीडीए और समाजवादी पार्टी का रास्ता है, उसी रास्ते पे चल करके समाजवादी पार्टी से और लोगों को जोड़ने का काम लगातार चलता रहेगा। समाजवादी पार्टी इकलौती पार्टी है जो हमारे संविधान में सिद्धांत के रूप में समाजवाद शब्द है, वो केवल इकलौती समाजवादी पार्टी में वो नाम आता है। जहां आज संविधान मान स्तंभ की स्थापना हो रही है, वहीं आज हम कारगिल विजय दिवस के तमाम हमारे वीर शहीदों को भी याद करते हैं। मैं उनको भी नमन करता हूं। मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपको याद होगा, जब कभी हम लोग विपक्ष में रह करके और खासकर विधानसभा में सवाल उठाते थे, तो प्रदेश की सरकार ये दावा करती थी और न जाने कहां से आंकड़े लेकर के आते थे और ये कहते थे कि उनके जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, खास करके करप्शन को लेकर के जीरो टॉलरेंस की बात करना। लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर सरकार ने तमाम बार दावा किया है, न केवल खुद कहा बल्कि संस्थाएं लगाई अपने नैरेटिव को, परसेप्शन को बदलने के लिए। और जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे सरकार लगातार दावा करती रही है। और जिस तरीके से लगातार हम लोग सुन रहे हैं, सरकार के विधायक क्या कह रहे हैं, उनके ही अपने नेता ये कह रहे हैं कि उन्होंने जीवन काल में, उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन काल में ऐसा भ्रष्टाचार नहीं देखा होगा जो इस सरकार में चल रहा है। और एक बार इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब हम और आप लोग बैठे थे, तो जो प्रेस में छपा था उसी का जिक्र करके मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि कई विभागों में बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। और ये जब बात कही गई थी तो आप जानते होंगे पलट करके क्या बात रखी गई थी। और आज जो हमारे साथी ये सवाल उठा रहे हैं बलिया का लेकर के, आपको जानकारी होगी कि समाजवादी पार्टी के विधायक संग्राम सिंह, उन्होंने विधानसभा में इस बात को रखा था। तो ये एक जगह के भ्रष्टाचार का तो खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश के न जाने किस किस कोने में कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार चल रहा है। और जो लोग ये होर्डिंग भी पढ़ेंगे या जो हेडलाइन अखबारों में छपी है, बड़ी मुश्किल से ऐसी हेडलाइन अखबारों में मिलती है, पुलिस ही डाकू, बड़ी मुश्किल से अखबारों की हेडलाइन ये मिलती है, पुलिस ही डाकू हर दिन 15 लाख वसूल रही है। सोचिए आप, अगर अखबार ये मजबूरी में लिख रहा है कि वो परेशान होकर के लिख रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे अखबार के लोग भी अब अपनी जिम्मेदारी निभाने लगे हैं। 10 साल रह करके इन्होंने हर व्यवस्था को खराब किया है, हर व्यवस्था, हर विभाग बर्बाद कर दिया। ये दावा करते थे कि मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, भले 13 मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाए जिनको एनएमसी ने मान्यता नहीं दी। कहीं मान्यता मिली है 13 मेडिकल कॉलेजों को? और जो मेडिकल कॉलेज हैं उनकी स्थिति क्या है? कहीं इलाज नहीं मिल रहा गरीब को, एक जिला अस्पताल नहीं बनाया।
जहां पर दवाई इलाज इंतजाम पूरा मिल जाए गरीब को, तो स्वास्थ्य विभाग वो दिखाई दे रहा है, और कितना भ्रष्टाचार होगा उसमें पता ही नहीं। ये तो कुछ खुल रहे हैं, और ये खुल इसलिए रहे हैं कि कुछ लोग मोहरा बन गए हैं। वो मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। इन नई तरह की टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोलना पड़ रहा है। आप समझ गए हो कौन मोहरा है? सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे? क्या सरकार चलेगी बताओ? और जिन्होंने बिगाड़ा है सब कुछ, क्या वो लोग ठीक करेंगे? और सबसे गंभीर सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। मुझे याद है कि इस प्रदेश के गवर्नर थे, हमें चिट्ठी लिखते थे और अखबार में सरकार को, समाजवादियों को बदनाम करने के लिए जातिवादी का आरोप लगाते थे। बताओ कोई है कहीं कोई जो गिनती करे कौन कहां बैठा है? बट शुरुआत करते हैं हम 2024 से। जो सुनामी उत्तर प्रदेश में आई, तो बताइए कैसे आई? मैं धन्यवाद देता हूं, और आपने पूरा परिचय भी दिया। और सच्चाई ये है कि पूरा देश इंतज़ार कर रहा था ऐसे ही परिणाम के लिए। मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश जनता का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इंडिया अलायंस और पीडीए रणनीति की मदद की, और उसका परिणाम ये हुआ, जहां भारतीय जनता पार्टी 70 या 80 में 80 सीटें जीतने की बात कर रही थी, वो बहुमत से पीछे रह गए। और आज भी अगर हम गिनती देखें, उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी ना हारी होती तो आज उनकी बहुमत की सरकार होती। जितना इंडिया अलायंस ने हराया, समाजवादी पार्टी ने उनको हराया, वो सीटें अगर वो जीत गए होते तो बहुमत की सरकार होती। सही बात। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें रोका, और जो जनता चाहती थी वही मुद्दे उठाए। जो कॉन्स्टिट्यूंसी जिस प्रत्याशी को चाहती थी, हमारी कोशिश रही पार्टी के उसी तरह का प्रत्याशी उतारें। और परिणाम ये हुआ कि अगर हम वोट की गिनती के हिसाब से देखें तो जो प्रधानमंत्री जी 4 लाख 5 लाख के लगभग जीते थे, और उनके कार्यकर्ता इस चुनाव में कह रहे थे कि 10 लाख वोट से जीतेंगे। जीते जरूर हैं वो, लेकिन वोट से वो हारे हैं। आपने अपने यादवों को केवल 5 को टिकट दी, आपने 32 ओबीसीज को टिकट दी, आपने 16 दलित्स को दी, आपने 10 अपर कास्ट को दी, आपने 4 अल्पसंख्यक मुसलमानों को दी। ये रणनीति आपने बनाई और इसका परिणाम हमने देखा। ये आपको कैसे सुलझा? होता यूं था कि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी लोग हमेशा समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाते थे कि उनके पास ये MY है, इसके अलावा उन पर कोई वोट नहीं है। तो आपने पीडीए कर दिया। तो इसलिए, क्योंकि उन MY को हराना था मुझे, उनके पास भी MY है, मोदी और योगी। तो जब उनके MY को हराना था तो मुझे अपनी रणनीति बदलनी थी। इसलिए पीडीए, जो बड़ी आबादी है, 90% लोग हैं, उनकी आवाज बनकर के वो गठबंधन बनाया। उस पर लगातार हम लोगों ने काम किया, संविधान की बात की, आरक्षण छीनने की बात कही, और जिस तरह उनके साथ भेदभाव हो रहा है कानूनी तरीके से सरकार के प्रशासन से, उन बातों को उठाया। उसका परिणाम हुआ कि बड़ी संख्या में वो आबादी हमारे साथ जुड़ गई, और उसी ने भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया। जो सपने देख रहे थे 80 में 80 सीटों का, वो उत्तर प्रदेश की वजह से बहुमत में नहीं आ पाए। मैंने सुना है कि जो आपका जो डायरेक्टिव था वो ये था कि भाई अगर आप रेस्टोरेंट है, जो आपका लाइसेंस है, वो लाइसेंस आप दिखाइए, दिखना चाहिए। और कोई आपका डायरेक्टिव नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल तो मतलब कि ये भी एक, मैं समझता हूं कि फैला रहे हैं, गलत चीज फैला रहे हैं, इनकी आदत है। क्योंकि जब बैकफुट पे चले गए, जनता इस फैसले के पक्ष में नहीं है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, क्योंकि कारोबार जोड़ता है हमें। एक जगह पर क्या पता कौन किसके साथ जुड़ा हुआ कारोबार से। एक मुसलमान का रेस्टोरेंट है, उसमें सारे हिंदू काम करते हैं, ठीक बात है। तो अगर वहां जाके आप खाना नहीं खाओगे तो नुकसान किसको होगा?
ठीक बात है। और इसी तरह बहुत सारे कारोबार हैं, दलित लोग हैं जो चलाते हैं। ठीक तो बात अगर वो कहने लगे कि हम इसके मालिक हैं तो उसका नतीजा क्या होगा, सब जानते हैं। तो ये सरकार समझ नहीं पा रही है। कारोबार लोगों को जोड़ती है, कारोबार लोगों के बीच में उठना बैठना बनाता है। बहुत दुख की एक बात। कारोबार से हर तरह के लोग जुड़े रहते हैं। ये केवल कुर्सी, वोट, नफरत, इसलिए ये फैसला ले रहे हैं। पर नफरत तो ये पिछले 10 साल से चला रहे हैं। अब तो इनको पता चलना चाहिए कि नफरत की बात अब जनता मान नहीं रही। जनता समझ गई है कि ये तो भाषणों की सरकार है, ये काम करने वाले तो है ही नहीं। जब ये अयोध्या से हार गए तो इनको पता है कि सांप्रदायिक राजनीति अंत हो गया है। तो जो सांप्रदायिक राजनीति का जो दिया है वो फड़फड़ा रहा है। जैसे दिए आखिरी में बुझने से पहले रोशनी ज्यादा करता है, जी हाँ, हलचल ज्यादा मचाता है। बिल्कुल। तो सांप्रदायिक राजनीति खत्म हो रही है, इसलिए फड़फड़ा रहे हैं कि कोई फैसला ऐसा लें कि लोगों के दिल और दिमाग में वो बात जाए जिससे कि दूरियां बने। लेकिन ऐसा इस बार होने वाला नहीं है। लोग नौकरी चाहते हैं, काम चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, उसके बारे में भला हो, लोगों का जीवन बदले। उसके बारे में तो बात ही नहीं होती। एक तो होता है कि जनता के पास जाकर भाषण देना, दूसरी होती है जो रणनीति आप बूथ पे बनाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि आपकी बूथ की रणनीति सफल रही, क्योंकि पिछले कई चुनाव समाजवादी पार्टी जीती नहीं थी, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास रिसोर्सेज बहुत हैं। उन्होंने ऐसा जाल फैला रखा था कि पन्ना प्रभारी उनके बहुत हैं, एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ था, बाहरी लोग उनके साथ थे। उनका जो सहयोगी दल है, एक सहयोगी परिवार है, वो लगातार जमीन पर भड़काने की बात, नफरत फैलाने की बात कर रहे थे। इसलिए जरूरी बनता था कि पूरी पार्टी के कैडर को, कार्यकर्ता को जिम्मेदारी देकर के कि भौगोलिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से क्या उचित होगा, उसी तरह का संगठन बनाया, उसी तरह का प्रत्याशी तय किया, उन्हीं लीडर्स की जिम्मेदारी दी। उसका परिणाम होगा कि इस बड़ी पार्टी से मुकाबला कर पाए। इसमें कोई इसका भी योगदान था कि जो योगी जी हैं वो आजकल मैंने सुना है कि थोड़ी दुविधा में हैं और बैकवर्ड कम्युनिटी उनके संग नहीं है, और ये जो केशव मौर्य ये जो चल रहा है, इसमें कितना सच है? बीजेपी के लोग बोलते तो जरूर हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन उनके फैसलों में ये सबका साथ सबका विकास नहीं दिखाई देता है। और ये लड़ाई केवल दो लीडर्स की, यूपी की नहीं है। सच्चाई तो ये है, लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है। अच्छा, वो तो मोहरा बने हुए हैं। जो एक नेता हैं, योगी जी को हटाना चाहते हैं, वो केवल मात्र मोहरा है। लड़ाई तो दिल्ली और लखनऊ की है। आपने कहा ना कि 100 लाओ और सरकार बनाओ, तो इधर बाजार में चीजें देखते हैं कि समय समय ऑफर आता है। अच्छा। तो मैंने कहा पॉलिटिकल ऑफर भी दिया जाए उनको और कहा जाए कि हमारे पास तो है संख्या, अगर वो 100 ले आए तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, बहुमत के पास पहुंच सकते हैं।